of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. So today I will discuss on multiple choice question on Central Civil Services Leave Rules 1972. ये फर्स्ट पार्ट है. आगे मैं और एक दो वीडियो में लाऊंगा. तो ये जनरल रूल्स जो है, फंडामेंटल रूल्स है, उसके ऊपर सब क्वेश्चन है. फिर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव के ऊपर लाऊंगा. So if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification in subsequent time for my upcoming videos. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss question number 1. The first schedule to the Central Civil Services Leave Rules provides for dash the forms for the purpose of leave, the authorities competent to grant leave, the procedure for maintaining a leave account, none of the above. बहुत बार ये क्वेश्चन आया है. जो CCS लीव रूल है, तो एक्चुअली फास्ट शेड्यूल कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ को मेंशन किया है? तो आंसर है बिट बी, द अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव. जो अथॉरिटी, जो लीव अथॉरिटी जिसको कहा जाता है, तो कौन है लीव अथॉरिटी? हु इज़ द लीव अथॉरिटी? इट इज़ मेंशन इन द फास्ट शेड्यूल ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972. सो इसका आंसर बिट बी है, द अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव. सो हेड ऑफ द ऑफिस, जिसके पास ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, इसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो लीव अथॉरिटी होता है. ओके, तो ये है बिट बी आंसर है, द अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव, ये शेड्यूल 1 में. सेकेंड क्वेश्चन है, CCS लीव रूल्स 1972 डू नॉट अप्लाई टू. तो CCS लीव रूल है, किसके लिए अप्लाई नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, पर्सन सर्विंग अंडर ए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्स फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन, बीट सी रेलवे सर्वेंट्स, डी ऑल ऑफ द अबव. ये सभी के लिए अप्लाई नहीं होगा. मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस हम जानते हैं, वो CCS लीव रूल 1972 लागू नहीं होगा. जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉई है, वो जब डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, तो उसके लिए एक्चुअली CCS लीव रूल उसके लिए लागू नहीं होगा. उसका पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल लागू होगा. जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है उसी का लीव रूल लागू होगा, क्योंकि वो टेम्पररी पीरियड के लिए डेपुटेशन के लिए गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो वहाँ पर CCS लीव रूल 1972 का फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा. तो उसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका जो रूल है, लीव रूल है, वो एंटाइटल उसी लीव रूल का है. रेलवे सर्वेंट्स, वो भी CCS लीव रूल्स 1972 में वो नहीं आते हैं. तो ये तीनों के लिए अप्लाई नहीं होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आंसर बी डी, ऑल ऑफ द अबव. कोई भी CCS लीव रूल में किसी के लिए भी अप्लाई नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस डज नॉट इंक्लूड. तो थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ. कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस कि 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, इट मीन्स पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी, पीरियड स्पेंट ऑन लीव, पीरियड स्पेंट ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये तीनों चीज इंक्लूड होते हैं कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस में. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस डज नॉट इंक्लूड, तो इट मीन्स आंसर बी डी, नॉन ऑफ द अबव. क्योंकि कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस मीन्स जो ड्यूटी पीरियड होता है, जो लीव पीरियड होता है, और जिस पीरियड में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव थोड़ा मैं बता देता हूँ. जब हमारे पास हमारा सर्विस बुक में कोई भी लीव नहीं है, तब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हैं, और उसमें हमको सैलरी नहीं मिलता है. जो लीव सैलरी मिलता है ना, उसमें लीव सैलरी हमको नहीं मिलेगा, मगर हम परमिशन लेकर एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेंगे. तो किस केस में? हम मेडिकल सर्टिफिकेट हमको देना पड़ेगा. कोई मेडिकल केस में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट देने से वो इंक्रीमेंट के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगा. यदि हम सपोज विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट इन्फॉर्मिंग द लीव अथॉरिटी, इफ वी हैव टेकन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, देन इन दिस केस एक्चुअली the concerned employee may face break in service, it is dies non. तो वो पास्ट सर्विस है, वो फॉरफिट हो सकता है, मगर वो जो लीव अथॉरिटी है उनको कंडोन कर सकते हैं, आप प्रॉपर जस्टिफाई करेंगे तो ये है. तो कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस है, तीनों चीज इंक्लूड है, मगर यहाँ पर दिया है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस डज नॉट इंक्लूड. सो आंसर बी डी, नॉन ऑफ द अबव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ को याद रखना है. कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस में क्या क्या इंक्लूड होता है.
चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैज द पावर टू अल्टर द काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड अप्लाइड फॉर। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, बीट ए ट्रू वन, बीट बी ड्यू टू स्पेशल पावर, बीट सी फॉल्स वन, बीट डी नॉन प्रोविजन इन सीसीएस लीव रूल्स। एक्चुअली फॉल्स है, क्योंकि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसके पास ये पावर नहीं है कि हमारा जो लीव ड्यू है और जो लीव हम अप्लाई किया है वो उसको अल्टर कर दे। सपोज मैं अप्लाई ईएल के लिए किया, वो ईएल को वो एचपीएल कर देगा, तो ये पावर नहीं है लीव सैंक्शन अथॉरिटी के पास। वो हमारा लीव को अल्टर नहीं कर सकता। मगर आगे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली जब हम एप्लीकेशन देंगे कौन सा कंडीशन में, तो हम जब अप्रोच करेंगे वो इट मीन्स कन्वर्ट हो सकता है, लीव कन्वर्ट हो सकता है। मगर लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास ऐसा कुछ डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि जो लीव ड्यू है, कि हम जो लीव अप्लाई किया है वो उसको अल्टर कर दे। तो ये एक्चुअली फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 बीट सी आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। An employee working in central government department where CCS leave rules are applied। तो जो एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है वहाँ पर CCS लीव रूल अप्लाई है। ही ट्रांसफर टू स्टेट गवर्नमेंट इन डेपुटेशन फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। वो डेपुटेशन में स्टेट गवर्नमेंट को चला गया, ट्रांसफर उसका हो गया टेम्पररी पीरियड के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, ही इज एंटाइटल्ड फॉर अकॉर्डिंग टू द लीव रूल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेम CCS लीव रूल्स अप्लाइड फॉर हिम, it is depend upon him to choose the CCS leave rules or state government leave rules, bit the none of the above। यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो जब टेम्पररी ट्रांसफर होता है, कोई टेम्पररी पीरियड के लिए डेपुटेशन में जाते हैं, जो पेरेंट डिपार्टमेंट का जो लीव रूल है वही लागू होगा। तो अभी क्लियर हो जाओगे। तो यहाँ पर जो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसका CCS लीव रूल लागू है। तो आंसर होगा बीट बी। वो दोनों बीट ए हो गया है, एक्चुअली आंसर है बीट बी है, नॉट ए। सेम CCS लीव रूल्स अप्लाइड फॉर हिम। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रिक जस्ट है कि जब टेम्पररी ट्रांसफर होता है, जैसे डेपुटेशन में हम टेम्पररी पीरियड के लिए जाते हैं, जो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट का जो डेपुटेशन में जाएंगे वो हो गया बोरोइंग डिपार्टमेंट हो गया। तो हम जो जिस डिपार्टमेंट में हम काम करें वही पेरेंट डिपार्टमेंट है, उससे से हमारा ट्रांसफर होता है डेपुटेशन में। तो इसमें जो पेरेंट डिपार्टमेंट में जो लीव रूल होगा वही लागू होगा। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसका जो उसके लिए क्या है, लीव रूल लागू है ना, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल लागू है, तो वही रहेगा, वो जाएगा टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। मगर जो पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल है उसी के लिए लागू होगा। तो ये बीट बी, सेकेंड ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर होम CCS लीव रूल्स अप्लाइड ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया ऑन डेपुटेशन। तो थोड़ा फॉरेन सर्विस के ऊपर बता रहा हूँ। जैसे सपोज एक एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो स्टेट गवर्नमेंट को डेपुटेशन में गया, कि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डेपुटेशन में गया, कोई कॉरपोरेट बॉडीज को गया, कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को गया, कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जा सकता है। तो ये सब फॉरेन सर्विस होता है। तो फॉरेन सर्विस में क्या है, तो पे तो मिलेगा, तो पे तो गवर्नमेंट एक्चुअली परमिशन देता है, मगर एक्चुअली वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली डेफिनेशन वही है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि फॉरेन सर्विस मीन सर्विस इन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सैंक्शन करेगा उसका पे के लिए फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए यूनियन टेरिटरी। उसको जो पे, जो गवर्नमेंट परमिशन देगा, उसको जो पे मिलेगा वो एक्चुअली कंसोलिडेटेड फंड से नहीं होगा, अदर सोर्स से होगा। जैसे मैं बताया फॉरेन सर्विस, सपोज एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट को गया, कि सपोज वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को गया, कि कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को गया, कोई कॉरपोरेट बॉडी को गया, कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को गया, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो गवर्नमेंट का परमिशन से जा रहा है डेपुटेशन में। ओके, तो वो फॉरेन सर्विस हो जाता है। तो उस केस में गवर्नमेंट तो अलाउ कर देता है उसको पेमेंट करने के लिए, मगर उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी से उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर होम CCS लीव रूल्स अप्लाइड, यहाँ पर जो एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके लिए CCS लीव रूल अप्लाई है, उसका ट्रांसफर हो गया फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया ऑन डेपुटेशन।
तो यहाँ पर लागू है मीन्स यहाँ पर फिर आप जाइए जो पेरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि वो टेम्पररी पीरियड के लिए जा रहा है, ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया मीन्स वो टेम्पररी पीरियड के लिए जा रहा है। तो इस केस में एक्चुअली विद इन इंडिया यहाँ पर फोकस करना है कि आपका उसका पेरेंट डिपार्टमेंट का जो लीव रूल है उसके लिए वही लागू होगा। तो ऑटोमेटिकली पेरेंट डिपार्टमेंट में उसको सीसीएस लीव रूल उसके लिए लागू है, तो वही रूल लागू होगा। जो फॉरेन सर्विस जो डिपार्टमेंट में जो लीव रूल से वो नहीं है, उसका पेरेंट डिपार्टमेंट में जो लीव रूल है वही लागू होगा। तो बेसिकली आंसर, ही इज एंटाइटल्ड फॉर सीसीएस लीव रूल्स ऑफ हिज पेरेंट डिपार्टमेंट, आंसर बिट बी होगा। अदर ऑप्शंस दिया है मगर आंसर बिट बी होगा। मैं एक ट्रिक बताया, एम्प्लॉय का जो भी पेरेंट डिपार्टमेंट है, जॉब टेम्पोररी ट्रांसफर हो रहा है, ओके, चाहे वो फॉरेन सर्विस में हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट में, चाहे आर्म फोर्सेस में, जिसमें चाहे, मगर उसका पेरेंट डिपार्टमेंट का जो लीव रूल है वही रहेगा, मगर टेम्पोररी पीरियड के लिए वो जब जाएगा। तो यहाँ पर बिट बी आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड टू फॉरेन सर्विस ड्यूरिंग लीव, सपोज वो लीव में गया है और उसी लीव टाइम में उसका ट्रांसफर हो रहा है फॉरेन सर्विस को, तो वहां पर क्या होगा ना, जो ऑप्शन दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है। देखिए स्टेटमेंट आई, फॉरेन सर्विस कमेंसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लीव एंड लीव सैलरी पेड टू हिम। यहाँ पर जो दिया है फॉरेन सर्विस जो कमेंस होगा, उसका लीव खत्म होने के बाद उसका फॉरेन सर्विस कमेंस होगा, उसको एज यूजुअल लीव सैलरी मिलेगा। जैसे हम लीव में रहते हैं, जैसे सपोज ईएल की कैजुअल लीव, जो कम्यूटेड लीव, इसमें हमको एज यूजुअल मैनर लीव सैलरी मिलता है, और हाफ पे लीव में हमको हाफ सैलरी मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, फॉरेन सर्विस कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर एंड नो लीव सैलरी पेड आफ्टर दिस डेट। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आपको याद रखना है, जब हम लीव में हैं, हमारा ट्रांसफर हो गया, जब हमको ऑर्डर मिल जाएगा ट्रांसफर का, जो हम फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करेंगे इसका ऑर्डर हमको मिल जाएगा, तो तब वेरी नेक्स्ट डे क्या होगा ना, हमारा लीव सैलरी बंद हो जाएगा और हमारा चालू हो जाएगा हमारा जो फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट है, हमारा जो ज्वाइन करना शुरू हो जाएगा, इसलिए लीव सैलरी बंद हो जाएगा। ठीक है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जब हम लीव में होते हैं और उसी समय हमारा फॉरेन सर्विस में ट्रांसफ़र होता है, तो जिस डेट में हमको ऑर्डर मिलेगा, ओके, उसी से फॉरेन सर्विस कमेंस होगा और ऑटोमेटिकली हमारा जो लीव सैलरी हमको मिलता था, हम छुट्टी में थे, हमको लीव सैलरी मिलता था, वो बंद हो जाएगा। ओके, जो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट में जो लीव सैलरी मिलता था वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 एक्चुअली गलत है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वन एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट वन, ये नहीं है। बिट बी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वन एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट वन, यही आंसर है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, नो एनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आंसर जो होगा बिट बी होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ठीक है। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इजी है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 1972। 1 जून 1972 से एक्चुअली सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल केम इनटू फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो आंसर बिट बी 1 जून 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्लेम टू लीव इज रेगुलेटेड बाय द रूल्स इन फोर्स आज on the first day of January of the calendar year. Bit B, at the time leave is applied and granted. Bit C, at the time leave is availed. None of the above. Actually आंसर है bit B, at the time leave is applied and granted. जब हम लीव अप्लाई किया और हमारा लीव ग्रांट हो गया, तब से हमारा जो लीव रूल वो रेगुलेट होगा। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि हम लीव के लिए क्लेम किया, कब से लीव रूल रेगुलेट होगा? जब हम अप्लाई करेंगे और वो ग्रांट हो जाएगा, तब लीव रूल क्या होगा? रेगुलेट होगा। ठीक है, ये आंसर बिट बी है। राइट। क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट governed by CCS leave rules is transferred to an industrial establishment wherein leave is governed by the Factories Act, then the leave at his credit shall। मैं मेरा एक वीडियो में डाल चुका हूँ ऑलरेडी जनरल रूल के ऊपर, फर्स्ट वीडियो, तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया, जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट उसको CCS लीव रूल का फ़ायदा मिल रहा है, उसको इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में उसका ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में एक्चुअली जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, उसका लीव रूल चलता है।
तो उस केस में क्या होगा? उस केस में एक्चुअली ये रूल है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, आपको आंसर मिल जाएगा कि आपका जो लीव है, जो लीव एट क्रेडिट है, आपका सर्विस बुक में जितना लीव है, तो उसमें क्या ऑप्शन है कि मैक्सिमम 300 डेज ऑफ ईएल एंड एचपीएल कैन बी एनकैश्ड। तो जो 300 डेज मिलाकर, दोनों मिलाकर, सपोज जैसे 250 आपका ईएल है खाते में और 80 एचपीएल है, तो 250 ईएल तो मिलेगा और 80 एचपीएल से 50 एचपीएल का पैसा मिलेगा, क्योंकि एचपीएल में आपको हाफ जो लीव सैलरी होता है उसका हाफ मिलेगा। तो वैसे ही एक्चुअली जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट उसके लिए एक्चुअली सीसीएस लीव रूल वो फायदा ले रहा है, मगर सडनली उसका इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में ट्रांसफ़र होगा और वहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार जो लीव रूल है, तो उस केस में क्या होगा ना, उसका जो सर्विस खाते में जो जितना लीव है, तो लीव मीन्स बेसिकली आप ईएल और एचपीएल, हमारा इनकैश होता है रिटायरमेंट के टाइम में, तो वही ईएल एचपीएल, तो वही आंसर बीट सी होगा। बी एनकैश सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 300 डेज ऑफ ऑन लीव एंड हाफ पे लीव, मैक्सिमम 300 डेज ऑफ अर्न लीव एंड हाफ पे लीव, एक एग्जाम्पल भी दिया। ठीक है, आंसर है बीट सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बीट सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी may allow commutation of leave of any kind earlier into leave of any other kind at a later date। इसके ऊपर भी मैं मेरा वीडियो में बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअली आंसर है बीट, जो आंसर है बीट भी है, ऑल ऑफ द अबव, बीट भी है ऑल ऑफ द अबव। मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। आप ईएल लेकर छुट्टी में चले गए और रिटर्न करने के बाद आप रिटर्न करके ज्वाइन कर लिए, उसी से 30 डेज के अंदर आप लीव अथॉरिटी को एप्लीकेशन करके अप्रोच करोगे, एप्लीकेशन दोगे एंड एप्लीकेशन के द्वारा आप अप्रोच करोगे कि जो लीव में लिया था उसको और एक लीव में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो 30 डेज के अंदर। तो और एक बार बता रहा हूँ, जब आप लीव में चले गए, लीव से रिटर्न किए और ज्वाइन किए, तो ज्वाइन जब कर दिए उससे 30 डेज के अंदर आपको अप्रोच करना है कि मैं जो लीव लिया था उसको और एक लीव में कन्वर्ट कर दिया जाए। सपोज आप ईएल लिया था, तो आप बोल रहे हो कि नहीं, जो ईएल में लिया था उसको एचपीएल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वहाँ पर सैलरी एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि ईएल में पूरा सैलरी, लीव सैलरी आपको मिलता है, मगर वो एचपीएल में कन्वर्ट होगा तो वो लीव सैलरी हाफ हो जाएगा, तो अदर हाफ सैलरी आपसे रिकवरी किया जाएगा। इसके लिए थर्ड ऑप्शन, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी विद इन 30 डेज ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटी आफ्टर लीव ऑन एन एप्लीकेशन बाय द एम्प्लॉय। तो ये तीनों करेक्ट है, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा और जब ज्वाइन करोगे, लीव के बाद आकर ज्वाइन करोगे, उसके 30 डेज के अंदर आपको अप्रोच करना है एप्लीकेशन के द्वारा कि मैं जो लीव लिया था उसको और एक लीव को कन्वर्ट कर दिया जाए। और कोई सैलरी एडजस्टमेंट होगा, तो जैसे मेरा एग्जांपल में दिया, आप ईएल लिया था, फुल लीव सैलरी आपको मिलता था, अभी आप अप्रोच कर रहे हो कि मेरा जो ईएल में लिया था उसको एचपीएल में कन्वर्ट कर दो, तो एचपीएल में आपको हाफ सैलरी आप एक्चुअली हकदार हो, तो इसके लिए क्या होगा, हाफ सैलरी, जो हाफ लीव सैलरी आपसे रिकवरी हो सकता है, वही एडजस्टमेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। सब्सिक्वेंट कन्वर्सन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू लीव ऑफ एनी अदर काइंड इज अलाउएबल इफ अप्लाइड फॉर बाय द एम्प्लॉय। तो बीट ए आंसर है विद इन 30 डेज ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटी आफ्टर लीव। मैं अभी बताया, अभी आपको क्लैरिफाई किया, तो अदर जो बीट्स है उसको ओमिट आउट कर दो। तो विद इन 30 डेज आप लीव ले लिए, आकर ज्वाइन कर लिए, उसी से 30 डेज के अंदर आप अप्रोच करोगे एप्लीकेशन के द्वारा कि मैं जो लीव लिया था उसको और एक लीव में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, आंसर है बीट ए। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी क्वेश्चन है। एनी डाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द सीसीएस लीव रूल्स शैल बी रिफर्ड फॉर डिसीजन 2। तो कोई सीसीएस लीव रूल्स में आपका डाउट है तो आप क्लैरिफाई करना चाहते हो, तो बीट ए द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बीट बी द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, बीट सी द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, बीट डी द सुप्रीम कोर्ट। तो बीट सी आंसर है द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। जो भी डाउट है सीसीएस लीव रूल के ऊपर, तो उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। आंसर है बीट सी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग इन स्टेट गवर्नमेंट एंड ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट में काम करता था, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका ट्रांसफर हुआ। जहां पर ट्रांसफर हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को, वहां पर सीसीएस लीव रूल अप्लाई है।
मैं एक ट्रिक बताया था सभी समय जब टेम्पररी पीरियड के लिए ट्रांसफर होगा, ओके, डेपुटेशन में, यहां पर क्लियर मेंशन है डेपुटेशन, डेपुटेशन मीन्स टेम्पररी ट्रांसफर। तो मैं बार बार बताया कि जब भी ट्रांसफर होगा, चाहे सेंट्रल से स्टेट की, स्टेट से सेंट्रल, तो शॉर्ट इट मीन्स टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम और ऑन डेपुटेशन, उस केस में क्या होगा, जो पेरेंट डिपार्टमेंट का जो लीव रूल है वही लागू होगा, पेरेंट डिपार्टमेंट का, क्योंकि आप ट्रांसफर होकर जो डेपुटेशन में जा रहे हो वो बोरोइंग डिपार्टमेंट है। तो बीट है, ही इज एंटाइटल फॉर सीसीएस लीव रूल्स, he is entitled for leave rule of parent department either A or B or none of the above। तो एक्चुअली पेरेंट डिपार्टमेंट, जो पेरेंट डिपार्टमेंट उसका स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहा है, और जो डिपार्टमेंट को जा रहा है वहां पर सीसीएस लीव रूल है, मगर वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका पेरेंट डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट से आप जा रहे हो, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट में है, तो वहां पर जो लीव रूल है वही लागू होगा। ओके, आपका जो न्यू एस्टेब्लिशमेंट है वहां पर सीसीएस लीव रूल लागू है, मगर वो आपको नहीं मिलेगा। मैं बार बार बताया वही ट्रिक, जो पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल है वही लागू होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है, इट मीन्स ही इज एंटाइटल फॉर लीव रूल ऑफ पेरेंट डिपार्टमेंट, बीट बी आंसर है, बीट बी, ही इज एंटाइटल फॉर लीव रूल ऑफ पेरेंट डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और हु रिजाइन्स फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, his claim to leave at his credit ceases from the date of such dismissal or removal or resignation। जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एक डिसमिस हो जाता है, रिमूव हो जाता है और वो गवर्नमेंट सर्विस से रेजिग्नेशन दे देता है, तो ये रूल है उसका सर्विस जो खाते में जितना भी लीव है वो सब लैप्स हो जाएगा, आपको याद रखना है, क्योंकि कोई पेनल्टी में उसको डिसमिस रिमूव कर दिया जाता है और ऐसे वो रेजिग्नेशन दे दिया है, तो रेजिग्नेशन देने के बाद वो क्या होता है, जो डिसमिस रिमूवल रेजिग्नेशन, इस केस में हाउ मच लीव हैड क्रेडिट, ओके, इन हिज और हर सर्विस बुक इट मस्ट बी लास्ट। तो यहाँ पर वही दिया है कि बीट ए फॉल्स वन, बीट बी ट्रू वन, बीट सी नो प्रोविजन इन सीसीएस लीव रूल्स, बीट डी पार्शियली करेक्ट वन। एक्चुअली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्योंकि वो वही बोला है, जब डिसमिस होगा, रिमूव होगा और जब एम्प्लॉई रेजिग्नेशन दे देगा तो उस केस में जो भी उसका सर्विस बुक में जो लीव एक्चुअली एक्यूमुलेट है वो सब लैप्स हो जाएगा। सीजस मीन्स वो लैप्स हो गया क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट इज ट्रू वन। क्वेश्चन नंबर 16 को चलेंगे। लीव मे नॉट बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, कब लीव हमको ग्रांट नहीं होगा, ऑन सस्पेंशन, ऑन एलटीसी, ऑन ट्रांसफर, नॉन ऑफ द अबव। देखिए एलटीसी में तो हम एलटीसी में जब भी हम लीव लेंगे तब एलटीसी में जा सकते हैं, कोई पब्लिक हॉलीडेज में हम लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं लेंगे, कोई भी लीव में हम कोई लीव लेंगे उसमें हम एलटीसी लेंगे। पब्लिक हॉलीडेज इसमें एक्चुअली हम एंटाइटल नहीं है लीव ट्रैवल कंसेशन का, कोई भी छुट्टी लेंगे तो उसमें ही लीव ट्रैवल कंसेशन हम लेंगे। ट्रांसफर में हमको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, तो ज्वाइनिंग टाइम के साथ भी हम कोई भी लीव को कंबाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो एक्चुअली सस्पेंशन टाइम में लीव नहीं मिलेगा, ठीक है, जब एक एम्प्लॉय सस्पेंड होता है उसको लीव नहीं मिलता है, तो वही आंसर ऑन बीट ए ऑन सस्पेंशन, राइट। नेक्स्ट वन, ग्रांट ऑफ लीव, क्वेश्चन नंबर 17 टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इज रेगुलेटेड बाय, वेरी इजी वन, सीसीएस लीव रूल्स 1972। आंसर है बीट सी, फंडामेंटल रूल्स है, सप्लीमेंटरी रूल्स है, और बीट डी में सीसीएस लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स 1988, वो नहीं है। एक्चुअली ग्रांट ऑफ लीव टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इज रेगुलेटेड बाय सीसीएस लीव रूल्स 1972। आंसर इज बीट सी। क्वेश्चन नंबर 18 को चलेंगे। When a permanent government servant to whom CCS leave rules do not apply, एक्चुअली एक परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका CCS लीव रूल लागू नहीं हो रहा है, इज अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली टू ए परमानेंट पोस्ट रेगुलेटेड अंडर लीव रूल्स, देन द लीव एट इज क्रेडिट इन द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट साल। सपोज आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो जहां पर CCS लीव रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आपको परमानेंटली और एक डिपार्टमेंट में आपको परमानेंटली पोस्ट मिला, आपका माने जो ट्रांसफर हो रहा है, आप जो जा रहे हो वो टेम्पररी पीरियड के लिए नहीं कि डेपुटेशन में नहीं, आप परमानेंटली आपको एक पोस्ट मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान है, अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली टू ए परमानेंट पोस्ट रेगुलेटेड अंडर लीव रूल्स, जो परमानेंट पोस्ट अभी मिला आपको तो उसमें लीव रूल लागू है। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका जो पहला डिपार्टमेंट है, अभी न्यू एस्टेब्लिशमेंट को आप आओगे, न्यू डिपार्टमेंट को आओगे, तो जो आपका ओल्ड डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो भी लीव था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा न्यू डिपार्टमेंट को, तो उसमें आपका लैप्स नहीं होगा, ओके, क्योंकि परमानेंटली आप आ रहे हो जो डिपार्टमेंट को, वहाँ पर लीव रूल लागू है, मगर जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे वहाँ पर नहीं था,
लीव रूल। मगर अभी जो न्यू डिपार्टमेंट आपको मिला, जहाँ पर न्यू पोस्टिंग हुआ, जिस न्यू एस्टेब्लिशमेंट को आप आ रहे हो, जो न्यू डिपार्टमेंट को आ रहे हो, वहाँ पर लीव रूल लागू है। तो उस केस में आपका जो पहला वाला जो था, जो ओल्ड डिपार्टमेंट था, वहाँ पर जो लीव है, जो आपका सर्विस बुक में जो भी लीव था, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो उसका आंसर जो होगा बी, कैरिड फॉरवर्ड एंड एक्यूमुलेटेड एज पर रूल्स। ठीक है, यहाँ पर एक बढ़िया ट्रिक है, यहाँ पर याद रखना है कि जो पहले जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, वहाँ पर सीसीएस लीव रूल लागू नहीं था, और कोई लीव रूल लागू था। सीसीएस लीव, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 लागू नहीं था। ओके, अभी आपको जो न्यू पोस्ट मिला, वहाँ पर एक्चुअली सीसीएस लीव रूल 1972 लागू है। तो इस केस में क्या होगा, जो ओल्ड जो डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे थे, जो आपका सर्विस बुक में जो लीव्स एक्चुअली एक्यूमुलेट है, क्या वो लैप्स हो जाएगा? लैप्स नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली जो न्यू डिपार्टमेंट को वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आंसर है बीट सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव ऑफ ऑल काइंड्स दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉर्मली अवेल इन कंटिन्यूटी, तो वो एक्चुअली 5 ईयर्स है। आंसर बीट डी है। कोई भी एनी काइंड ऑफ लीव दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉर्मली अवेल कर सकते हो 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स के बाद वो कंटिन्यू होता है, तो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि आप जॉब को रेजिग्नेशन दे दिए। ठीक है, 5 साल तक कोई भी एनी काइंड ऑफ लीव में आप रह सकते हो, मगर 5 ईयर्स के बाद आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो लैप्स हो जाएगा। तो वहाँ पर वो प्रेसिडेंट सपोज उसको इट मीन्स रिमिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जॉब चला जाएगा 5 ईयर्स के बाद। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव है 5 ईयर्स ऑफ ऑल काइंड्स। लास्ट क्वेश्चन आज का 2020 का, एनी काइंड ऑफ लीव अंडर सीसीएस लीव रूल्स मे बी ग्रांटेड इन कॉम्बिनेशन विथ और इन कंटिन्यूएशन ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट, सपोज इट मीन्स लीव्स, इट मीन्स दे आर कंबाइंड टू ईच अदर। सपोज मैं एक लीव लिया, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ तो खत्म कर देंगे। अभी मैं ईएल लेकर गया, सपोज मुझे और 2-3 दिन छुट्टी चाहिए, तो मैं ईएल तो लेकर गया, मैं कुछ एचपीएल को मैं कंबाइन कर दिया। ठीक है, हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो वहाँ पर कंबाइन हो सकता है। और ऐसा कौन सा लीव है जिसमें लीव एक्चुअली कंबाइन नहीं होगा? वो है एक्सेप्ट कैजुअल लीव। कैजुअल लीव जो सीएल है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा। आप सीएल में चले गए, सपोज आप 5 दिन मैक्सिमम होता है सीएल, आप चले गए, सपोज आप और 2-3 दिन छुट्टी चाहिए, आप बोलोगे कि मैं ईएल उसके साथ कंबाइन कर दूंगा, कि एचपीएल में कंबाइन कर दूंगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि सीएल किसी लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा। तो प्लीज़ माय फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। तो प्लीज़ प्रेस ऑन सब्सक्राइब बटन। तो अगेन in the next session I will bring some videos related to the different types of leave rules. So आज इतना ही है, थैंक यू।